जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड की रहने वाली शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। शमा परवीन आतंकी संगठन अल-कायदा मॉड्यूल की ऑपरेटर है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। एटीएस ने यह बड़ा खुलासा किया। क्या है शमा की पूरी कहानी और कैसे शमा तक पहुंची एटीएस की टीम, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पूरा नाम शमा परवीन अंसारी, उम्र लगभग 30 साल, पता कोडरमा झारखंड, ठिकाना बेंगलुरु कर्नाटक और आरोप आतंकी संगठन अल-कायदा से कनेक्शन। ये कुंडली है शमा परवीन अंसारी की, जिस पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन अल-कायदा के साथ मिलकर देश में जहर फैलाने का आरोप है। अल-कायदा टेरर मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन अंसारी अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के शिकंजे में है। है कि ये जो महिला है ये मूल झारखंड की रहने वाली है और ये अभी कुछ सालों से अपनी फैमिली ब्रदर मदर के साथ में बेंगलोर में रह रही है। ये बीकॉम तक पढ़ी हुई है। शहर दर शहर शमा ने ठिकाना तो बदला, लेकिन इसका नाम और काम एक रहा, देश की शांति में नफरती जहर घोलना। हालांकि इसकी चालाकी काम ना आई। बुधवार को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से शमा को गिरफ्तार कर लिया। मूल रूप से कोडरमा झारखंड की रहने वाली शमा परवीन 4 साल से बेंगलुरु के आरटी नगर में रह रही थी। बेंगलुरु से पहले शमा का ठिकाना हैदराबाद में था। इसके फ़ोन को हमने इसको अरेस्ट करने के साथ ही सीज कर दिया था, पर इसका जो शुरुआती स्टेटमेंट लिया गया है उसके अंदर ये बहुत सारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप अकाउंट वगैरह से कॉन्टेक्ट में है। शहर बदलने वाली शातिर शमा कहां तक भागती, पुलिस ने इसे ढूंढ ही निकाला। शमा तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एटीएस को जैसे ही पता चला कि शमा परवीन अंसारी अल-कायदा टेरर मॉड्यूल से जुड़ी है, अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से इसका कनेक्शन है, तो एटीएस ने इसके सोशल मीडिया अकाउंट को रडार पर ले लिया, जिसका राज 22 जुलाई को गिरफ्तार इसके 4 साथियों ने पूछताछ में उगला था। जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुख्ता सबूत एटीएस के हाथ लगे कि सोशल मीडिया अकाउंट को शमा परवीन ही हैंडल करती थी। इन अकाउंट के 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। जिहाद और गजवा ए हिंद के नाम पर मुस्लिम युवकों को भड़काने के लिए पोस्ट करती थी। भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने की साजिश रच रही थी। राष्ट्र विरोधी और भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी। इन अकाउंट से अल-कायदा के नेताओं के वीडियो और भड़काऊ भाषण भी शेयर किए जा रहे थे, जिसके बाद एटीएस अलर्ट हुई और शमा परवीन अंसारी को धर दबोचा गया। देखना होगा पूछताछ में अब शमा कितने राज उगलती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में गुजरात एटीएस की टीम ने जिस शमा परवीन को गिरफ्तार किया वो कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के हसनाबाद की रहने वाली है। गुजरात एटीएस की ओर से गिरफ्तारी के बाद तिलैया थाना की पुलिस शमा के घर पहुंची और उसके बारे में जानकारी जुटाती दिखी। आपको बता दें कि 2019 में पिता की मौत के बाद शमा का परिवार बेंगलुरु में शिफ्ट हो गया था। शमा के 2 बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जबकि बड़ी बहन कोलकाता में साइंटिस्ट है। लोगों ने बताया कि शमा इस्लामिक सोच वाली लड़की थी। शमा के घर का जायजा लिया संवाददाता रितेश लोहानी ने। गुजरात एटीएस के द्वारा बेंगलुरु से पकड़ी गई अल-कायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन के इस वक्त हम जो मूल घर है वो कोडरमा है और कोडरमा के उसी घर के सामने हम खड़े हैं। ये शमा परवीन का घर बताया जाता है, जहां ये अपने परिवार के साथ 2019 में अपने पिता की मृत्यु के बाद बेंगलोर चली गई थी। बताया जाता है कि 10वीं तक की पढ़ाई शमा परवीन ने तिलैया में ही किया था, सीडी बालिका विद्यालय में, और उसके बाद उसके भाई की जो जॉब है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर बेंगलोर में लगती है और उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद ये सभी पूरे परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शमा बचपन से ही ऐसो धार्मिक विचारधारा की बताई जाती थी और जिसके बाद आज यह एटीएस गुजरात के हत्थे चढ़ी है। तो ये मकान आपको किसने किराए पे दिया? महबूब कौन हुए? वो समा के कोई नहीं है, लेकिन हम लोग का दोस्ती यारी था, तो हम उसको बोले कि मेरे को तिलैया में रूम चाहिए, लड़का लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बोला ठीक है, देखते हैं बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? तो कठाटी का रहने। किराया किसको देते थे आप? किराया आप किसको देते थे? किराया देते हैं सभा परवीन। सभा परवीन को किराए पे देते थे।
किराया देते हैं। किराया देते हैं। वो बंगलौर में रहती है। बंगलौर में क्या बेंगलोर कर या पूना में कहीं रहती है। बंगलौर या पुणे में रहती है। तो हर महीने 5 महीने से आप हैं तो 5 महीने उसके अकाउंट में पैसा गया है। जी 5 महीने कितना भाड़ा देते थे उनको? 4,000। 4,000। आपको ये पता चला है कि शमा परवीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, गुजरात एटीएस ने? नहीं मालूम चले। नहीं। ऐसे क्या पता, बातचीत से वो कैसी लगती थी, किस तरह की लड़की है? नहीं बातचीत तो अच्छी करते हैं। बातचीत अच्छी करती है। तो उनके घर के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी सकते में हैं। वहीं बता दें कि स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है और पूरे मामले की तहकीकात करने में जुटी है। अब बता दें कि शमा प्रवीण का जो घर है वो घर फिलहाल 2 मंजिला है और यहाँ फिलहाल भाड़ेदार रहते हैं, जो कि इस पूरे मामले से बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ बता रहे हैं। हालांकि तिलैया थाना पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं अगल बगल के लोगों से भी जानने की कोशिश कर रही है कि शमा प्रवीण और उनके परिवार का क्या कुछ इतिहास रहा है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। रांची में दिन दहाड़े बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची और रामगढ़ पुलिस की दबिश के बाद बच्ची सही सलामत पुलिस को मिल गई। मांडू थाना प्रभारी सदानंद की दिलेरी के कारण किडनैप बच्ची को बीच रास्ते में छोड़कर भाग निकली। पुलिस ने कैसे तत्परता दिखाई और बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेरा, दिखाते एक रिपोर्ट। पुलिस थाने में चारों ओर गहमा गहमी और कुर्सी पर बैठी हुई बच्ची डरी सहमी। ये वही छात्रा है जिसका दिन दहाड़े राजधानी रांची में अपराधियों ने अपहरण कर लिया और जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। रांची के नवनिर्मित सिरम टोली फ्लाईओवर से बच्ची को उठाकर किडनैपर रामगढ़ की ओर भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कूजू इलाके में बच्ची को छोड़कर भाग खड़े हुए। श्री राम मोड़ के पास से उन्होंने कुज्जू की तरफ रिहायशी इलाके में मोड़ लिया और फिर आगे जाके उन्हें पुलिस की दबिश को देखते हुए बच्ची को वहीं पर उतार दिया। रामगढ़ के पुलिस कप्तान अजय कुमार ने मांडू थाना प्रभारी सदानंद की जमकर तारीफ की, क्योंकि थानेदार सदानंद की दिलेरी के कारण ही बेखौफ बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। अपराधियों ने सिरम टोली ब्रिज से आफ्ताब आलम की बेटी को उस वक्त उठा लिया जब बच्ची स्कूल जा रही थी। काले रंग की कार में आए बदमाशों ने पहले शहर के चर्चित स्कूल की गाड़ी में टक्कर मारी, फिर बच्ची को अगवा कर रिंग रोड के रास्ते भागने लगे। बच्ची की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। बच्ची एकदम से डर गई थी। इसमें मांडू थाना प्रभारी की अहम भूमिका रही है, जिसने उसको तुरंत चेकिंग लगाया और ट्रैक करके उसके डर से ही बच्ची को छोड़ा गया है। किडनैपिंग की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत चौकन्ना हुई, बॉर्डर को सील कर दिया। मांडू थाना प्रभारी सदानंद चेक नाका पर अलर्ट थे, तभी उनकी नजर काले रंग की कार पर पड़ी जिसमें बच्ची थी। पुलिस को आता देख अपराधी उल्टी लेन में भागने लगे। काफी देर तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। मांडू थाना प्रभारी सदानंद ने दिलेरी दिखाई, हथियार निकाला। बंदूक देख अपराधियों के होश फाख्ता हो गए। बच्ची को रामगढ़ के कूजू इलाके में छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। सही सलामत बच्ची के मिलने से परिवार वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। ठीक है, बच्ची रिकवर हो गई, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। रांची प्रशासन को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। 2 घंटे के भीतर बच्ची के मिलने के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। चारों ओर नाकाबंदी की। सारे रास्ते बंद होने के बाद बदमाशों के पास कोई चारा नहीं बचा। कोला सिकिदरी रोड से कार के साथ 4 किडनैपर भी पकड़े गए। ये वही बदमाश थे जो बच्ची को अगवा कर भाग रहे थे। झारखंड पुलिस की तत्परता के आगे इनकी एक ना चली और ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। बच्ची का अपहरण क्यों किया था, देखना है कि पूछताछ में बदमाश क्या बताते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और रामगढ़ संवाददाता जावेद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची से अगवा और रामगढ़ से रिहा छात्रा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एसएसपी की माने तो आरोपी छात्रा के अभिभावक से 10 लाख की फिरौती वसूलना चाहते थे और दहशत फैलाने के लिए अपहरण के दौरान फायरिंग भी की गई थी। अपहरण में शामिल नाबालिग समेत 4 आरोपी पकड़े गए, जिनके पास से पिस्टल, कट्टा, चाकू और कैश भी बरामद हुआ है। अपराधियों ने रेकी के बाद ही वारदात को अंजाम दिया था। अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। सकुशल रिहाई के बाद छात्रा के माता पिता ने पुलिस का धन्यवाद दिया। रामगढ़ के इलाके में कुज्जू के आसपास पुलिस का दबिश और चेजिंग देख के क्रिमिनल लोग बच्चे को छोड़ करके
वो लोग जब देखे कि पुलिस हमारे पीछा करे तो वो किसी गली में घुस गए और वहाँ बच्ची को उतार करके वो फरार हो गए थे। फिर बच्ची सकुशल बरामद हो गई। फिर हम लोग जो है रामगढ़ पुलिस के सहयोग से उसे यहाँ ले आए। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में कुछ बहुत सॉलिड क्लूज हम लोग को मिले। उस क्लू के आधार पर तब अपने को क्लियर हुआ कि जिस गाड़ी का उपयोग किया गया किडनैपिंग के लिए वह गाड़ी का नंबर प्लेट गलत है, क्योंकि वो स्कूटी का नंबर था। फिर हम लोगों ने जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन करके इस असली गाड़ी का नंबर पता लगाया और फिर धीरे धीरे क्लियर हो गया कि इस घटना में कौन कौन शामिल है। इतना क्विक एक्शन कभी नहीं हुआ है और विद इन 1.5 घंटा में हमें पता चल गया कि हमारी बेटी कहाँ है। इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। जो आप लोगों ने एफर्ट दिखाया और टायरलेस एफर्ट, इट्स रियली कमेंडेबल। बढ़ते साइबर अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर झारखंड में भी साइबर कमांडो को तैयार किया जा रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मार्गदर्शन में ये साइबर कमांडो तैयार हो रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। साइबर अपराधियों की आएगी शामत। अब साइबर अपराध पर लगेगी लगाम। फिजिकल कमांडो नहीं, ये है डिजिटल योद्धा। झारखंड में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस अब साइबर कमांडो तैयार कर रही है, जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के निर्देश पर इन कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर देश भर में साइबर सुरक्षा के लिए कमांडो तैयार कर रहा है। 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को ट्रेनिंग दी जाएगी। 372 पुलिसकर्मियों को पहले बैच में साइबर कमांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। डिजिटल क्राइम को रोकने में साइबर कमांडो की अहम भूमिका होगी। झारखंड में साइबर क्राइम की स्थिति चिंताजनक है। 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 तक झारखंड में 24,475 साइबर क्राइम से संबंधित मामले दर्ज किए गए। मात्र 30 मामलों को एफआईआर में कन्वर्ट किया गया है। झारखंड में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट जिलों में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, जामताड़ा, दुमका और गिरिडीह शामिल है। इन जिलों में साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर, आधार कार्ड के नाम पर ठगी, फर्जी लिंक भेजकर पैसे वसूली, डिजिटल अरेस्ट की संख्या सबसे ज्यादा है। देश के बॉर्डर पर दुश्मनों से जिस तरह सेना के जवान लड़ते हैं, ठीक उसी तरह अब साइबर क्रिमिनल से लड़ने के लिए साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। ये फिजिकल कमांडो नहीं, ये एक डिजिटल योद्धा होंगे। ये भी लड़ाई लड़ेंगे जिससे साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाया जाएगा। उसको चिन्हित करना, ऐसी वेबसाइट्स को चिन्हित करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जागरूक करना, तो इनका नाम साइबर कमांडो दिया गया। तो कमांडो शब्द साइबर में इस्तेमाल होता है तो लोग सोचते हैं तो कमांडो माने फिजिकल कमांडो, तो ये फिजिकल कमांडो नहीं है, ये एक तो डिजिटल योद्धा है। एक तरह से इनको आप डिजिटल योद्धा कह सकते हैं। डीजीपी के मुताबिक ज्यादातर बड़े साइबर अपराध विदेशों से संचालित जरूर हो रहे हैं, लेकिन इन बड़े फ्रॉड के लिए देश में ही म्यूल बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं। ये बैंक खाते करंट अकाउंट के रूप में होते हैं और इन्हीं के जरिए साइबर ठगी से पैसे विदेश भेजे जाते हैं। हमारा विक्टिम का पैसा देश के किसी कोने में जाएगा, नागालैंड से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, हम उसको जरूर पकड़ेंगे, उसके ऊपर जरूर छापा मारेंगे, उसको उठा के रांची लाएंगे, उसको जेल में बंद करेंगे, उसको सजा दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब साइबर अपराध पर अंकुश लगेगा। ये डिजिटल योद्धा साइबर अपराधियों के लिए काल साबित होंगे। एक तरफ साइबर कमांडो को तैयार किया जा रहा है तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अब हवाई जहाज से लाने की अनुमति दे दी है, जिस कारण पुलिस देश के दूसरे भागों से भी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर झारखंड ला रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां अपार्टमेंट से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कोर्रा थाना क्षेत्र के नीलांबर इनक्लेव अपार्टमेंट की यह घटना है। बताया जा रहा है कि आरोपी लिफ्ट में अपार्टमेंट में गए और 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट का ताला तोड़कर अलमारी से कैश निकालकर फरार हो गए। फ्लैट में एक निजी कंपनी के निदेशक दीपक अपने सहयोगियों के साथ रहते हैं। घटना के समय सभी लोग ऑफिस गए थे। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट जुटाए हैं। इस वारदात ने अपार्टमेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस फ्लैट में 3 मिनट में वो चोरी करके निकले हैं। कितना पैसा था आपके ड्रॉअर में? 15 लाख। तो क्या करते हैं आप?
हम लोग लैब्स वगैरह बनाते हैं, सरकारी टेंडर होते हैं, उसके अंदर साइंस सेंटर और इस तरीके का काम रहता है, जनरली टेक्निकल काम जो रहता है। गैस इतना रखते हैं अपने घर में? हाँ, क्योंकि 2-3 जगह साइट चल रही थी, उतने बड़े वर्क ऑर्डर्स रहते हैं और उतना काम रहता है, तो लेबर पेमेंट वगैरह रहता है, तो उसमें देना पड़ता है। पुलिस की टीम आई थी उनको? हाँ, पुलिस की टीम आई थी, उन्होंने CCTV फुटेज भी देखा और फिंगरप्रिंट्स भी लिए हैं, तो कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और बाकी वीडियो फुटेज पुलिस लेके गई है और आगे जांच चल रही है। FIR हो चुका है? हाँ। और खबर रांची से, जहां कांके थाना क्षेत्र में युवती पर पेट्रोल फेंकने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी गणेश सिंह को गिरफ्तार किया है, जो युवती का ही प्रेमी है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची। तो गणेश सिंह और भैरव सिंह ने यह योजना बनाई कि हम लोग लड़की पे तेजाब या कोई पेट्रोल फेंक देंगे और इस घटना को अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ देंगे और बाद में फिर इसको हम लोग दिखाएंगे कि अमन श्रीवास्तव गिरोह जो है वह अमन चंद्रा के फेवर में है, जो अमन चंद्रा को ठीका मिला और जिससे लड़ाई इन लोग की हुई थी। तो इन लोग की षड्यंत्र यह था कि अमन चंद्रा को फंसाना है, उसको अमन श्रीवास्तव गिरोह से जोड़ के दिखाना है। इस षड्यंत्र के तहत भैरव सिंह और गणेश सिंह ने ये योजना बनाई। हम लोग के तकनीकी अनुसंधान से स्पष्ट हो गया है कि वह जो इंस्टाग्राम ID क्रिएट हुआ है वह उस लड़की के ही मोबाइल से बना है, जो लड़की विक्टिम है, और उसके बाद उस धमकी को मैसेज दिखा के फिर इसने जो है उसके ऊपर पेट्रोल फेंकवाया है। और चाईबासा से बड़ी खबर है, नोवा मुंडी में पीपल का पेड़ गिर गया, जड़ से उखड़ा ये पेड़ और दुकान पर जाकर गिरा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। CCTV में ये पूरी घटना कैद हुई है। सड़क किनारे की दुकान इसकी चपेट में आई है। पीपल का जो पेड़ था वो जड़ से उखड़ा और जाकर दुकान को इसने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हो गए। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अचानक से ये पेड़ गिरता है, ये देखिए, पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा और पेड़ के से सटी हुई दुकानें जिसके नीचे कई लोग खड़े हुए थे, अब लोग भागते हुए और पेड़ के नीचे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक स्कूटी निकलती है वहां से, फिर बाइक निकलती है, कार निकलती है और इसी दौरान ये पेड़ गिर पड़ता है। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से पूरे झारखंड में एम्बुलेंस के पहिए थम गए हैं। 3 दिन से मरीजों को अस्पताल आने जाने में, अस्पताल ले जाने में परेशानी हो रही है। इधर राजभवन के सामने एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। वे सरकार से मांग पूरी होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और मांग पूरी करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। खबर क्या है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल 3 दिन से जारी है। मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने पर खासा असर पड़ रहा है। एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल का असर राज्य के सदर अस्पताल में दिख रहा है। मरीज अपनी निजी गाड़ी से अस्पताल पहुंच रहे हैं और जिनके पास गाड़ी नहीं वो रिक्शे को ही इमरजेंसी एम्बुलेंस बनाकर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। 108 एम्बुलेंस में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी दिक्कतें आती है। उसके लिए वेट नहीं किए, हम अपना दोस्त से गाड़ी मांगे और आ गए, क्योंकि उस चक्कर में रहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इधर राजभवन के सामने एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे 108 एम्बुलेंस कर्मी हाथ में काली पट्टी बांधकर डटे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग से 4 सूत्री मांग पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। एक नजर डालते हैं 108 एम्बुलेंस कर्मियों की मांग पर। उनकी मांग है कि NRHM के तहत अस्थायी बहाली की जाए, वेतन कटौती, प्रताड़ना बंद हो, मेडिकल और बीमा सुविधा दी जाए, अतिरिक्त ड्यूटी पर उचित मानदेय मिले, साथ ही सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधा दी जाए। उन्होंने दोहराया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक राज्य भर में 108 एम्बुलेंस के पहिए थमे रहेंगे। कि हम लोग का जो है 60 साल का परमानेंट किया जाए, NRHM से वेतन दिया जाए और PF SI स्वच्छता बीमा हम लोग का दिया जाए। 26 जून को संस्था से कुछ वार्ता हुई थी जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। वो वार्ता अभी भी लागू कर दिया जाए ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने वापस कामों पे लौट सके। तो सर आज तीसरा दिन हुआ प्रदर्शन का और ये अभी तक अनिश्चित, हम लोग के साथ में अभी किसी तरह का कोई ऊपर से ये नहीं आया है, कोई मिलने नहीं आया है और ये अभी अनिश्चितकालीन तक चलेगी। अच्छा काम नहीं करेगी तो बच्चा को फीस कैसे देंगे सर? हम लोग का बच्चा के फीस दे नहीं पा रहे, बच्चा को हटा दिया जा रहा है स्कूल से। दिल में पीड़ा है और आवाज में बुलंदी है। साथ ही कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।